हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज के मैं अपने इस नए क्लास में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10। हमारा जो चैप्टर नंबर 6 था, साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु, उसका हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कौन सा करने वाले हैं? 10 करने वाले हैं। जो बेसिकली, वेट, पेन गलत सिलेक्ट हो गया था, सॉरी फॉर दैट। जो बेसिकली आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी कि इसके पहले मैंने दो क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया है और ये है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। लेकिन ये एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10वां है, राइट। ठीक है, मैं आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ। जैसा मैंने कहा था, आपको 8 से 9 क्वेश्चंस करवा दूंगा मैं। इसमें से मैंने आपको दो क्वेश्चन करवा दिए, रोहित, मोहित और विराट, ज्योति, ममता और स्मृति, यानी क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8। दोनों का ही मैंने डिटेल और बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर आपने वो क्लासेस ना देखी हो तो उस क्लासेस को जरूर देखना। ठीक है, जानता हूँ मैं काफी लेट हो गया हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट फेब्रुवरी आ गया है। ठीक है, अभी खत्म ही होने वाला जनवरी, ऑलमोस्ट फेब्रुवरी आ गया और एग्जाम जो है वो 1.5 महीने बाद ही है। बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी सारी चीजें हैं मैं एकदम बेसिक से और बढ़िया से बता दूं। इससे क्या होगा कि अगर आप पहले से ही पढ़ चुके हैं तो आप 1.5, 1.75, 1.25 जैसा स्पीड आपको कंफर्टेबल है, आप उस स्पीड में वीडियोस को फटाफट देख के रिवीजन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए तो लॉटरी है। ठीक है, ना ट्यूशन जाने की जरूरत है, ना कहीं जाने की जरूरत है, आपको सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। अकाउंट से रिलेटेड जो भी है, कहते हैं ना, A to Z। ठीक है, ए से लेके जेड तक आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्लियर है? और जो भी डाउट होगा वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दिया करूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, यानी ईच एंड एवरी फैसिलिटीज आपको मिलेगी। इस चैनल से जुड़ने का यही आपको फायदा होगा। ठीक है, ना ही कुछ एक्स्ट्रा प्रमोशन टाइप का है, कुछ ना ही आपको करना है कि भाई ये करो वो करो, कुछ भी नहीं करना। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, नहीं अच्छा लगे तो इट्स ओके। ठीक है, जो भी है आपका आपका मन करे तो ही करना, बट स्टिल मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छा लगे। उसी हिसाब से मैं मेहनत करूंगा, उस हिसाब से मैं आपको चीजें बताऊंगा। और अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, अपने दोस्तों को शेयर करते हैं, तो ये मेरे लिए एक्स्ट्रा, कहते हैं ना, बोनस होगा। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें लिखा हुआ है, दीप, ज्योति और गीता अपनी पूंजी के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्या लिखा है। दीप, ज्योति और गीता, तीन नाम है। ठीक है, और लिखा है कि अपनी पूंजी के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार है। ये आया आपका पहला सॉल्यूशन करने वाला पॉइंट। जब भी सवाल में पूंजी के प्रमाण में लिखा हो लाभानी बांटने वाले हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, पहले सॉल्व कर लिया करेंगे। तो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो मैंने पूरा जो भी रिक्वायरमेंट होती है खातों की वो मैंने बना लिया है। बेसिकली आपको इन्हीं खातों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ध्यान से देखें तो जैसे में पहला आपका पुनर्मूल्यांकन खाता है, फिर पूंजी खाता है, फिर चालू खाता है छोटा सा, फिर आर्थिक छिट्टा है। राइट, ये मेनली खाते होते हैं। और चालू खाता भी तभी बनाना पड़ता है जब सवालों में कुछ कहा गया हो। ठीक है, या सवाल में ऑलरेडी चालू खाता दिया, अदरवाइज तीन खाते फिक्स है, पुनः मूल्यांकन, पूंजी और आर्थिक चिट्ठा। ठीक है, तो चलो अभी फिलहाल ये वाला सॉल्यूशन कर लेते हैं जो आपको बताना है। तो यहाँ पे हमें, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो, सवाल में जो लाभानी के लिए बोला है वो क्या बोला है। सवाल में तीन लोग हैं, दीप, ज्योति और गीता। तो मैं तीनों का नाम लिख देता हूँ, दीप, ज्योति और गीता। सवाल में लिखा है कि ये लोग पूंजी के प्रमाण में लाभ बांटते हैं। किसके प्रमाण में? पूंजी के प्रमाण में। और इनका जो पूंजी का प्रमाण दिया है या पूंजी दिया है उनका, वो कितना दिया है? 1 लाख दिया है इसका, और इसका दिया है 1.5 लाख। ठीक है, और तीसरे का भी कितना दिया है? 1 लाख दिया है। ये इस तरह से इनका पूंजी दिया है। देखो, आपको मैं एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ। जब भी सवाल में आपको बोलता है कि पूंजी के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले हैं, तो सबसे पहले जो अमाउंट होगा, ठीक है, जो पूंजी का अमाउंट होगा उसको क्या किया करो, लिख लिया करो। फिर क्या करोगे? फिर उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जितने जीरो कट हो सकते हैं वो कट करो। जैसे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, यानी तीनों में चार चार जीरो कट हो गए। तो क्या मिला? ये 10, ये 15 और ये 10। राइट, ये हमें आंसर मिल गया। फिर ये चेक करो, क्या इसको और भी छोटा कर सकते हो? ये चेक करो, क्या इसको और भी छोटा कर सकते हो? अगर हाँ तो करो। तो कैसे छोटा होगा? तो डिवाइड बाय अगर 5 करता हूं तो ये हो जाएगा 2, 3 और 2। यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 2:3:2 हो जाएगा। क्लियर है? ये हमारा हो जाएगा लाभ हानि का प्रमाण। और कौन सा वाला लाभ हानि का प्रमाण? पुराना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुराना, ताकि आपको याद रहेगा ये कौन सा है, पुराना है। क्लियर है? फिर चलते हैं ऊपर सवाल में, आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। आगे सवाल में लिखा है, 31/3/2017 के दिन
उनकी पेढ़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार थी। सवाल में पक्की तलपट दिया गया है, आप देखेंगे तो पूंजी खाता, दीप ज्योति गीता, सामान्य अनामत, लेनदार, प्रोविडेंट फंड और संपत्ति लेना में ख्याति, जमीन मकान, ट्रेडमार्क, स्टॉक, देनदार, ढोबत ऋण अनामत, बैंक, ये सब चीजें दी गई है। इस सवाल में बोला है उपयुक्त तारीख पर ज्योति निवृत्त होती है। उपयुक्त तारीख पर निवृत्त कौन होता है? ज्योति। तो ये आपको याद रखना है, ये आपका मेन पॉइंट है कि भाई निवृत्त कौन हो रहा है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर आगे सवाल में समायोजन आता है। अब एक एक करके समायोजन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला समायोजन, दीप और गीता का नया लाभ हानि का प्रमाण 1:1 रखना है। क्लियर है? क्या दिया है कि दीप और गीता का नया प्रमाण है 1:1। फिर आगे सवाल में बोला है कि ख्याति का मूल्य कितना आंका गया है? 70,000 रुपए। याद रखना, ये जो ख्याति का मूल्य आंका गया है, ये पेढ़ी की ख्याति है, यानी ये ख्याति है सबका। ठीक है, सबका मतलब तीनों का मिला के। जो तीनों का मिला के है, तो हमें करना क्या है, जो छोड़कर गया है, छोड़कर कौन गया है? ज्योति, हमें उसका हिस्सा निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे, ख्याति वाला सॉल्यूशन कैसे करना है वो आपको मैं लगभग सारे क्वेश्चन में बता ही दिया करूंगा। फिर भी आप अपने से भी कोशिश करोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नया प्रमाण, नया प्रमाण कितना दिया हुआ? 1:1। और ये किसका दिया गया है? ये दीप और गीता का है। क्लियर है? हम क्या निकालेंगे इससे पहले? हम इससे निकालेंगे लाभ हानि का प्रमाण, लाभ हानि का नहीं सॉरी, लाभ का प्रमाण। क्या निकालेंगे? लाभ का प्रमाण। तो यहां पे लिखते हैं लाभ का प्रमाण। हम क्या निकालेंगे? लाभ का प्रमाण। क्लियर है इतना? लाभ का प्रमाण का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ का प्रमाण का फॉर्मूला होता है नया माइनस पुराना। क्या होता है? नया माइनस पुराना। तो हम सबसे पहले दीप का निकालेंगे, फिर हम किसका निकालेंगे? गीत का निकालेंगे। क्लियर है इतना? और ये गीत नहीं, गीता का निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? नया प्रमाण लिखते हैं। तो नया प्रमाण है 1/2 और यहाँ पर भी है 1/2 माइनस पुराना प्रमाण। तो माइनस पुराना प्रमाण कितना है पहले वो देख लो। तो 3 2 5 2 7, जो पुराना प्रमाण है वो कितना है? 7 है। यानी कि दीप का पुराना प्रमाण है 2/7 और गीता का जो है वो भी है 2/7। क्लियर है? इस तरह से पहले पूरा लिख दो। अब याद होगा, हमने पिछली क्लास में कई बार कहा है, कई बार डिस्कस किया है कि हमें करना क्या होता है, हमें दोनों का कैसे भी करके डिवाइड वाला सेम करना होता है। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, दोनों में कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है। मतलब ये हुआ कि जब दोनों में कोई भी डिजिट कॉमन ना हो तो करना क्या है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, इस वाले का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कर दो और इस वाले का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कर दो। क्लियर है? यानी इसमें 7 से गुणा 7 से भाग, इसमें 2 से गुणा 2 से भाग। सेम उसी तरह से इसमें भी 7 से गुणा 7 से भाग और यहाँ पे 2 से गुणा और 2 से भाग। जैसा दिया बस वैसे सिंपल कर दो। अब इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा? तो इसका सॉल्यूशन मिलेगा 7/7 × 14 माइनस 2×4/14। क्लियर है? इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा? 7 × 7/14 और 2×4/14। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करोगे, इसका सॉल्यूशन देखो क्या मिलेगा। इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो 7 में से 4 गया तो 3/14। क्लियर है? ये पहला आ गया। फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये भी कितना आएगा? 3/14। क्लियर है? यानी कि अगर ध्यान से देखोगे तो जो लाभ का प्रमाण आया है, क्या आया है? लाभ का प्रमाण। तो जो लाभ का प्रमाण आया है वो आया है 3:3। कितना आया है? 3:3। और 3:3 को हम बोल सकते हैं 1:1। यानी लाभ का जो प्रमाण आया है वो क्या गया है? समान। क्लियर है? तो जो चीजें आपका आंसर उनको ब्रैकेट में कोष्टक में अलग अलग तरीके से आप दर्शा सकते हैं। जैसे अगर तुम मेरा देखोगे तो लगभग जो आंसर्स आते हैं, जो सॉल्यूशन आता है, मैं उनको अलग अलग तरीकों से दिखाता हूँ। ये देख रहे हो ना? तो इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर होता है ना, जब वो पेपर आपका साइन करेगा तो इन्हीं चीजों पे पहले नजर जाएगी। जैसे अब अगर आप मेरा ये पीडीएफ देखोगे, आपकी नजर भी पहले इन ब्रैकेट्स पे जाएगी। क्लियर है? क्योंकि आप इसको देखो, अरे ये क्या है, डब्बा क्यों बनाया है, उस पे जाएगी। और जैसे ही वो आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, वो समझ जाएगा भाई स्टूडेंट बहुत समझदार है, उसने हर चीज को डिनोट किया है। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये समान प्रमाण मिल गया, हमें लाभ का प्रमाण मिल गया। अब अगला हमें काम है ख्याति की गणना करना। अगला काम क्या है? हमें ख्याति की गणना। तो हमारी जो ख्याति आई थी वो कितनी आई थी, चलो एक बार सवाल में देख लेते हैं। तो सवाल में अगर बढ़ोगे तो ख्याति हमें कितना दिया है? ख्याति का मूल्य दिया है 70,000 रुपए। ये जो ख्याति का मूल्य 70,000 दिया है, ये किसका? सबका है। और हमें चाहिए जो छोड़कर जा रहा है। छोड़कर कौन जा रहा है? छोड़कर जा रही है ज्योति। ठीक है,
तो ज्योति का हिस्सा कितना होगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं ज्योति का हिस्सा, ज्योति का हिस्सा इज इक्वल टू 70,000। टोटल ख्याति कितना है, 70,000। इसमें से ज्योति का हिस्सा है 3/7। अब सवाल है ये 3/7 कहां से पता चला, ये रहा देखो, ये बीच में ज्योति है, टोटल 7 हो रहा है, 3 कितना हो जाएगा 7। इसका सॉल्यूशन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे 10,000 आ गया, यानी 10 से 30,000 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा ज्योति का हिस्सा। अब क्या करना है, बस इसका जर्नल एंट्री पास ऑन कर लो। तो मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था जो छोड़कर जा रहा है, ठीक है, जो छोड़कर जा रहा है उसको पैसे मिलेंगे। तो जो छोड़कर जा रहा है उसको पैसे मिलेंगे तो उसकी पूंजी खाते क्या होगा, जमा। क्या होगा, उसकी पूंजी खाते जमा। तो यहाँ पे जो एंट्री बनेगी वो देखो क्या बनेगी, एंट्री बनेगी ज्योति की पूंजी खाते जमा। ठीक है, कितने से, 30,000 रुपए। यानी ज्योति को 30,000 रुपए मिलेंगे और ये ज्योति को पैसा देगा कौन, दीप और गीता। ये पैसा कौन देगा, दीप और गीता। क्लियर है, ये पैसा देंगे दीप और गीता। तो दीप और गीता की पूंजी खाते उधार कितना देंगे, तो आंसर आया है समान। यहाँ पे देखोगे तो आंसर क्या है, समान। मतलब 30,000 को 2 भागों में बांट दो, तो ये चुकाएगा 15,000 और ये भी चुकाएगी 15,000। क्लियर है, समझ में आया। ये हमारा हो गया ख्याति का रोजनामचा। क्या हो गया, ख्याति का रोजनामचा। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें स्टूडेंट्स अटकते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल तरीके से, कोई तामझाम नहीं, बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ते जाओ और सॉल्व करते जाओ। क्लियर है, जैसे ये रोजनामचा कंप्लीट लिखते हो फटाफट इसकी एंट्री पास कर दो। तो एंट्री देखो क्या होगा, ज्योति की पूंजी खाते जमा हुआ है और डी और जी यानी दीप और गीता की पूंजी उधार हुआ है। तो चलो यहाँ पे देखो मैंने बनाया है पूंजी खाता, ज्योति का पूंजी जमा हुआ है। लेकिन ध्यान से देखोगे तो उसको 30,000 मिले हैं, वो मिले कैसे, 2 लोगों की वजह से। तो यहाँ लिखेंगे 15,000 और 15,000। क्लियर है, और दीप और गीता का पूंजी उधार हुआ है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 15,000। इसका 15,000 से उधार हुआ, इसका भी 15,000 से उधार हुआ। क्लियर है, अब हमें करना क्या होगा, हमें नाम अपोजिट लिखना होता है। तो अपोजिट कैसे लिखोगे, दीप और गीता में नाम लिखोगे ज्योति का, तो यहाँ पे लिखोगे ज्योति की पूंजी खाते। ठीक है, और इसमें हम लिखेंगे उल्टा, यानी कि 15,000 पहले वाले में लिखोगे दीप और दूसरे वाले में लिखोगे गीता। क्लियर है, क्योंकि दोनों सेम है इसलिए चलेगा, इन दोनों की पूंजी खाते की पूंजी खाते। क्लियर है, तो ये रहा हमारा एंट्री होगा। कैसे किया मैंने, सबसे पहले मैंने हिस्सा निकाला, हिस्सा कितना निकाला, 70,000 गुणे 3/17, सॉरी 3/7। क्लियर है, 30,000 आ गया। उसके बाद उस 30,000 को हमने लाभ के प्रमाण में बांटा, तो लाभ के प्रमाण में बांटा तो दीप का आया 15 और गीता का भी आया 15। दीप और गीता अपने जेब से पैसा देने वाले हैं, इसलिए उनकी पूंजी क्या हो जाएगी, उधार हो जाएगी। क्लियर है, और पैसा किसको मिलेगा, ज्योति को, इसलिए उसका पूंजी क्या हो जाएगा, जमा। और दोनों जन 15-15 देंगे, इसलिए उनके नाम के आगे हमने 15-15,000 लिख दिया। और दीप और गीता के जेब से पैसा लेगा कौन, ज्योति, इसलिए हमने यहाँ पे नाम ज्योति का लिखा। बात समझ में आया, तो इस तरह से आपको एंट्री समझनी होती है। ये था हमारा पहला समायोजन। उम्मीद करता हूं कि आपको पहला समायोजन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे समायोजन की तरफ। तो सवाल में लिखा है कि देनदारों पर डूबत ऋण अनामत 10% तक घटानी है। क्या बोला है, देनदार पर डूबत ऋण अनामत कितना रखना है, सिर्फ और सिर्फ हमें रखना है 10%। तो देखो जब भी देनदार से रिलेटेड पॉइंट आएगा तो सबसे पहले कहां सॉल्व करोगे, सबसे पहले सॉल्व करोगे आर्थिक चिट्ठा में। कैसे, यहाँ पे देखो संपत्ति लेना में दिया है ना, तो संपत्ति लेना में से ही उठाओगे। ये देखो देनदार संपत्ति लेना में ही ना, तो चलो संपत्ति लेना में से उठाओ और चल के लिख दो संपत्ति लेना में ही। यानी ये रहा हमारा आर्थिक चिट्ठा संपत्ति लेना, और यहाँ पे लिखोगे देनदार। क्या लिखोगे, देनदार। कितना लिखा हुआ था, 40,000। कितना परसेंट माइनस करना है, 10%। तो यहाँ पे लिखोगे डूबत ऋण अनामत 10%, और यहाँ पे माइनस करोगे 40,000 का 10% कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। तो 40 में से 4 माइनस करोगे कितना बचेगा, यहाँ पे 36,000 रुपए बचेगा। कितना बचेगा, 36,000 रुपए। अब चलते थोड़ा ऊपर देखते हैं फायदा हुआ या नुकसान हुआ। अब सवाल में देखोगे तो यहाँ पे डूबत ऋण के तौर पे 6,000 माइनस किया था, और जो हमने सॉल्व किया उसमें हमने कितना माइनस किया, सिर्फ 4,000 रुपए। इसका मतलब हमारा क्या हुआ, फायदा। हमारा क्या हुआ, फायदा। सवाल है कैसे फायदा हुआ, तो सीधी सी बात है, जो डूबत ऋण में डूबने का डर था वो पहले 6 था, अब सिर्फ 4 है। पहले कितना डूबने का डर था, सॉरी 4,000 है, 40,000 हो गया।
पहले डूबने का डर कितना था, पहले था 6,000 और अब कितना डूबने का डर है, सिर्फ 4,000। तो सीधी सी बात 2,000 का क्या हो गया, फायदा। और फायदा हमें कहा लिखना था, पुनः मूल्यांकन के जमा में। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे पूरा नाम लिखोगे, डूबत ऋण अनामत कितना, 2,000 रुपए। दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो कि 6,000 में से तुमने 4,000 माइनस किया तो तुम्हारा कितना आया है, 2,000 रुपए आया है। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा दूसरा समायोजन भी कंप्लीट हो गया। फिर बढ़ते तीसरे समायोजन पे। तीसरे समायोजन में क्या लिखा है, स्टॉक उसकी लागत कीमत की अपेक्षा 25% अधिक कीमत पर दर्शाई है। जिसे लागत कीमत से लिखना है। सवाल में बोला है स्टॉक उसकी लागत कीमत की अपेक्षा 25% अधिक कीमत पर दर्शाई है। यानी कि ये जो स्टॉक है यहाँ पे, ठीक है, वो ऑलरेडी 25% ज्यादा पे दिखाया है और हमें लेकर के आना है, उसको लागत पे लेकर आना है। तो जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो उनको सॉल्व कैसे करोगे, तो मैं आपको यहीं पे सॉल्यूशन करके दिखा देता हूं। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला पहला याद ये रखना है कि सवाल में किस बारे में बात हुई, तो बात हुई है स्टॉक के बारे में। दूसरी बात ये रखनी है कि यहाँ पे क्लियरली बोला क्या है, सवाल में बोला लागत की अपेक्षा जो है वो 25% से ज्यादा दिखाया है। ध्यान से सुनना। तो मैं मान लेता हूं कि जो मेरा लागत है वो कितना है, 100 रुपए है। मेरा लागत कितना है, 100 रुपए। और जो किताब में दिखाया है यानी आर्थिक चिट्ठे में, तो मैं यहाँ पे सिर्फ आर्थिक लिखता हूँ। आर्थिक में 25% ज्यादा पे दिखाया ना, ठीक है ना, 25% अधिक। मतलब यहाँ पे दिखाया 125 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी चीज जो थी, सामान था 100 का और किताब में दिखा दिया 125 का, तो गलत बात है। और हमें लाना है लागत कीमत पे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों में से कौन सा तुम्हारे पास है, तो तुम्हारे पास ये वाला दिया हुआ है, आर्थिक चिट्ठे का दिया ही है। तो कैसे लिखोगे, 125 के हिसाब से किताब में दिया है 50,000 रुपए, तो 100 के हिसाब से कितना होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 100 गुणे 50,000 भागे 125। तो 100 गुणे 50,000 भागे 125 करो तो कितना आएगा, 100 गुणे 50,000 भागे 125, तो ये आ जाएगा आपका 40,000 रुपए। क्लियर है। अगर मैं स्टॉक लागत कीमत पे दर्शाता हूं, क्योंकि 100 रुपए मैंने क्या माना था, लागत कीमत, तो चल के सबसे पहले मैं स्टॉक लागत कीमत पे दर्शा देता हूँ। ठीक है, आर्थिक चिट्ठा हमारा ये रहा, नीचे बनाया कहाँ गया, सॉरी ज्यादा नीचे चला गया था। ये रहा हमारा आर्थिक चिट्ठा और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ स्टॉक। स्टॉक मुझे कितने पे दिखाना है, यहाँ पे 40,000 पे। कैसे पता चला, सवाल में बोला था लागत कीमत पे दिखाना है और ये मेरा लागत कीमत निकला। अब देखो, अगर मैं वहां पे लागत कीमत पे दिखाता हूँ और यहाँ पे कितने में दिया है, 50 में, मैं वहां दिखा रहा हूँ 40 में, तो मेरा क्या हुआ, तो साफ साफ देखोगे तो 10,000 का डिफरेंस दिख रहा है और वो 10,000 का मेरा क्या हुआ, नुकसान। तो हम क्या करेंगे, नुकसान को कहाँ लिखते हैं, पुनः मूल्यांकन के उदाहरण में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टॉक। क्या लिखेंगे, स्टॉक। और कितना रुपए लिखेंगे, 10,000 रुपए, क्योंकि नुकसान कितने का हुआ है मेरा, 10,000 रुपए का हुआ है। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो ये था हमारा अगला समायोजन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे, समायोजन नंबर 4। समायोजन नंबर 4 में क्या बोला है, ट्रेडमार्क के 60,000 चालू वर्ष में चुकाए हैं। ट्रेडमार्क के कितना चुकाए हैं, 60,000 रुपए, और वो भी कब, चालू वर्ष में, तो अभी चुकाया है। और लेकिन ये कितने होंगे, ये 6 साल के लिए होंगे। क्लियर है। तो मैं तुम्हें एक बात समझा देता हूँ, जब भी सवालों में इस तरह का लिखा होगा, ख्याति, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, कि 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए है, ऐसा जब भी लिखा होगा तो याद रखना है कि जो अदृश्य संपत्तियां होती है, इनको समय समय पर क्या किया जाता है, अपलिखित किया जाता है। क्या किया जाता है, इनको समय समय पर अपलिखित किया जाता है। तो इसको क्या करोगे, अब ये 60,000 रुपए है ना 6 सालों के लिए, तो यहाँ पे देखो ऐसे हो जाएगा भाई, 60,000 रुपए जो है वो है 6 साल के, तो भागे 6 कर दो, तो आएगा एक साल का 10,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि हर साल 10,000 रुपए हमें क्या करना है, अपलिखित करना है। तो अपलिखित करोगे तो फायदा होगा या नुकसान होगा, सीधी सी बात है, कोई चीज हटाओगे तो उससे क्या होगा, नुकसान ही होगा। तो ये क्या, किस बात का नुकसान हो रहा है, ये नुकसान हो रहा है ट्रेडमार्क का। तो यहाँ पे लिखोगे पुनः मूल्यांकन के उधार में, ट्रेड मार्क कितने का नुकसान हुआ है, 10,000 रुपए का। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखोगे तो ट्रेडमार्क 60,000 में दिखाया है। अब इसको उठा के चलो, ले चलो जहां पे था वहीं पे, तो संपत्ति है तो संपत्ति में से उठा के लेके चलोगे कहाँ पे, संपत्ति में। यहाँ पे लिखोगे ट्रेड मार्क, कितना था, 60,000 था, जिसमें से 10 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा तुम्हारा, 50,000 रुपए। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, 50,000 रुपए। क्लियर है। तो ये हो गया आपका ट्रेडमार्क। अब चलते अगले समायोजन पे। अगला समायोजन है, प्रोविडेंट फंड की जिम्मेदारी 35,000 निश्चित हुई है।
देखो जो प्रोविडेंट फंड है उसका दायित्व कितना निश्चित हो गया है 35,000 रुपए, और अपने पास प्रोविडेंट फंड है कितने का, अपने पास प्रोविडेंट फंड है सिर्फ 32,000 रुपए का, और निश्चित कितना हुआ है 35,000 रुपए। मतलब ये हुआ कि हमने दायित्व बना के रखा था 32 का, अब देना पड़ेगा 35 का। तो हुआ क्या, सीधी सी बात है, साफ साफ दिख रहा है, ज्यादा देना पड़ेगा तो नुकसान हुआ ना। कितना नुकसान हुआ, तो जितना नुकसान हुआ बस उतना ही यहाँ पे लिख देना है। क्या लिखोगे, प्रोविडेंट फंड। कितना रुपए का नुकसान हुआ, 3,000 रुपए का। क्लियर है। अब यहाँ पे समझो 3,000 का नुकसान हुआ, जिम्मेदारी बढ़ेगी तो दूसरी एंट्री भी होगी। तो प्रोविडेंट फंड कहां पर है, तो ये प्रोविडेंट फंड आपका है पूंजी दायित्व में। तो मैंने कहा था जो चीज जहां पर है उसको वहीं पे उठा के लेके चलो, लिख दो। तो यहाँ पे चलते हैं आर्थिक चिट्ठा में, और यहाँ पे लिख देते हैं प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ, और कितने रुपए से, 35,000 रुपए से। क्लियर है, क्योंकि अपने पास 32 का था, 3 का दायित्व बढ़ गया तो टोटल कितना हो जाएगा 35,000 रुपए का। क्लियर है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट लिखा है कि नई पीढ़ी की कुल पूंजी। ध्यान से सुना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सवाल का। ठीक है, लिखा है नई पीढ़ी की कुल पूंजी पुरानी पीढ़ी की कुल पूंजी जितनी ही रखनी है। मतलब ये है, नई पीढ़ी की पूंजी का मतलब क्या हुआ कि जो अब पूरी पीढ़ी बनी है, अब मतलब कि ज्योति के जाने के बाद, ठीक है, ज्योति के जाने के बाद, तो ज्योति के जाने के बाद पीढ़ी किसकी बनी है, और वो बनी है दीप और गीता की। ध्यान से सुनना, ज्योति के जाने के बाद पीढ़ी बनी है दीप और गीता की। तो दीप और गीता ने ये तय किया कि वो पैसा जो है यानी पूंजी जो है वो कैसा रखेंगे, पूंजी पुरानी पीढ़ी के जितना ही रखेंगे। तो पुरानी पीढ़ी का पूंजी कितना है, थोड़ा देख लो एक बार। तो पुरानी पीढ़ी का पूंजी जो है वो है 3.5 लाख रुपए। दिख रहा है, ये है पुरानी पीढ़ी का पूंजी। कैसे पता चला, ये 3 लोग थे पहले, पहले 3 थे, और तीनों का पैसा मिला के हो रहा था 3,500, और इन्होंने तय किया कि पुराना जितना ही रखना है। तो पुराना कितना, 3.5 लाख है, सॉरी 3,500 बोला मैंने, गलती हो गई, 3.5 लाख है। तो हमें रखना कितना भी है, 3.5 लाख। यानी दीप और गीता ने तय किया कि भाई हम कितना रखेंगे, हम तो 3.5 लाख ही रुपए रखेंगे। लेकिन कैसे रखेंगे, ये रखेंगे लाभ हानि के प्रमाण में। इनका लाभ हानि का नया प्रमाण क्या है, वो हमें सवाल में क्लियरली मेंशन है, 1:1। मतलब ये 3.5 लाख रुपए ये समान भाग में बांटेंगे। बात समझ में आया। तो यहाँ पे चल के इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे का मैं समझाता हूँ। तो नया पूंजी, ठीक है, ये आपका समायोजन नंबर नेक्स्ट का सॉल्यूशन है। तो क्या लिखेंगे, नया पूंजी या न्यू कैपिटल, जो भी समझना है। नया पूंजी कितना है, 3.5 लाख रुपए है। कितना है, 3.5 लाख रुपए है। और इसका बंटवारा हमें 2 लोगों में करना है, ध्यान से समझिएगा इसको। इसका बंटवारा हमें 2 लोगों में करना है, एक का नाम है दीप और एक का नाम है गीता। कौन से प्रमाण में करना है, समान, 1:1। ठीक है, 1:1, मतलब आधा इसको आधा इसको। तो 3.5 लाख गुणे 1/2, 3.5 लाख गुणे 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1,75,000 रुपए। ये भी कितना आ जाएगा, 1,75,000 रुपए। और इस तरह से ये आ गया हमारा नया पूंजी। क्लियर है। दीप का और गीता का जो लास्ट का शेष बचेगा, ये वो मिल गया। क्या मिल गया, लास्ट का शेष। इसको करोगे क्या, तो इसको हम यहाँ पे आर्थिक चिट्ठे में यहाँ पे लिखेंगे पूंजी, ठीक है, और लिखेंगे दीप और गीता। दीप का 1,75,000 और गीता का भी 1,75,000, और इस तरह से जोड़ के कितना हो जाएगा, 3.5 लाख। यही तो बात हुआ है ना। क्लियर है। साथ ही साथ यहाँ पे जब आओगे पूंजी खाता में, तो यहाँ पे नीचे लिखोगे शेष आगे ले गए। दीप में लिखोगे 1,75,000, पता चल गया इसलिए मैं पहले लिख दे रहा हूं। और गीता में भी कितना लिखोगे, 1,75,000। ये था इतना तक सवाल जो मैंने पढ़ा था। क्लियर है। अभी मैंने पूरा सवाल नहीं पढ़ा था, मैंने यही तक पढ़ा था कि लाभ हानि के प्रमाण में बांटे, मैंने फटाफट काम कर दिया। फिर आगे क्या लिखा है, इसके लिए अंतर की रकम उनके चालू खाते ले जानी है। यानी जो डिफरेंस रकम आएगी, अभी तो मैंने डिफरेंस निकाला नहीं है, और डिफरेंस तभी मैं निकाल पाऊंगा जब मैं पूरा खाता बनाऊंगा तब। क्या मैंने पूरा खाता बना दिया है, पूरी एंट्री कर दी है, तो अभी एंट्री करना पूरा बाकी, आर्थिक चिट्ठा का लिखना बाकी है। तो जब तक मैं पूरा एंट्री नहीं कर देता तब तक मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता और डिफरेंस नहीं निकाल सकता। इसलिए मुझे इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे अभी इंतजार करना पड़ेगा, यानी वेट करना पड़ेगा। ठीक है।
तो वेट करते हैं, फिर जब पूरा सवाल हो जाएगा फिर इस पे आते हैं। ठीक है, समायोजन तो देखो हमारा लगभग कंप्लीट हो गया, इसका आधा बस बाकी है। ठीक है, जैसे ही समायोजन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अगला काम क्या करोगे, आर्थिक चिट्ठे पे नजर डालोगे। तो सबसे पहले क्या दिया है, पूंजी खाता। क्या दिया है, पूंजी खाता। और पूंजी में देखोगे तो 3 नाम है, दीप, ज्योति और गीता। फटाफट शेष आगे लिख दो। कैसे लिखोगे भाई, क्रॉस वाला याद रखना है, फटाफट ऐसे क्रॉस एंट्री करनी, इधर से इधर, इधर से इधर। ठीक है, ऐसे क्रॉस एंट्री करनी है, ये याद रखना है। ओके, चलो नीचे चलते हैं अभी। यहां पे क्या लिखोगे, शेष आगे लाए। क्या लिखोगे, शेष आगे लाए। शेष आगे लाए कितना लिखा है, इसका 1 लाख है, इसका 1.5 लाख है, और इसका 1 लाख है। फिर आगे बढ़ते हैं, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है सामान्य अनामत। दूसरा काम क्या दिया है, सामान्य अनामत। हम सामान्य अनामत को क्या करेंगे, बंटवारा कर लेंगे, सिर्फ वही क्रॉस से ही। तो चलते हैं, बंटवारा कर लेते हैं, 28,000 है, बांटना है फटाफट। तो यहाँ पे लिखेंगे सामान्य अनामत 28,000। अनुपात क्या है, 2:3:2, जो हमने सॉल्व किया था, ये रहा। नहीं याद रहे तो देख लिया करो बार बार। 2:3:2, पुराने अनुपात में बांटना होगा। तो 3 2 5 2 7, टोटल कितना हो रहा है, 7। तो 28,000 भागे 7 करो, कितना आएगा, 4,000। यानी 4 दूनी 8, 4 3 12 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पे 8,000, 4 तिहाई 12,000, और फिर 4 दूनी 8,000। इस तरह से तुम्हारा बंटवारा हो जाएगा, 8,000, 12,000 और 8,000। क्लियर है, ये हो गया आपका एक और एंट्री। फिर चलते हैं अगले पे। अगला क्या है, लेनदार। लेनदार जैसा है वैसा ही कॉपी कर देना, प्रोविडेंट फंड ऑलरेडी हो चुका है। तो लेनदार कहां पर है, पूंजी दायित्व में। चलो फटाफट पूंजी दायित्व में कॉपी कर दो। ये रहा आर्थिक चिट्ठा। इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, लेनदार। कितना है, 60,000 रुपीज, 60,000 रुपए। तो बस हमें वही कॉपी कर देना है, लेनदार 60,000 रुपए। क्लियर है इतना। उसके बाद दायित्व वाला खत्म। चलते हैं संपत्ति पक्ष में। संपत्ति पक्ष में सबसे पहले क्या दिया है, जमीन मकान नहीं दिया है, सॉरी। सबसे पहले क्या दिया है, ख्याति। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ख्याति को अपलिखित। और अपलिखित का तरीका मैंने क्या होता है, यही क्रॉस वाला तरीका। ठीक है, तो ख्याति है 14,000 रुपए। अगर क्रॉस वाला तरीका नहीं याद रहे तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने एक्सप्लेन किया है, वो दोनों क्लासेस को आप लोग देख लेना। और ज्यादा डिटेल में समझना है तो चैप्टर नंबर 5 के भी वीडियोस देख लेना, आपको बहुत मजा आएगा देखने में। ठीक है, ओके। तो चलो पहले अब यहाँ पे बंटवारा कर लेते, बाकी कोई भी समस्या रहती तो आप बता देना। तो पूंजी खाता के उधार पक्ष में यहाँ पे क्या लिखेंगे, ख्याति। क्या लिखेंगे, ख्याति। और कितना रकम है, तो ख्याति है आपका 14,000 रुपए। वही 2:3:2, यानी 3 2 5 2 7। 14,000 भागे 7 करो तो कितना आएगा, 2,000। तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और फिर 2 दूनी 4। क्लियर है। उसके बाद अगला काम। अगला काम क्या है, चलो अगला काम है जमीन मकान। तो जमीन मकान को हम क्या कर देंगे, बस कॉपी कर देंगे, 2,90,000। ट्रेडमार्क ऑलरेडी हो चुका है, स्टॉक ऑलरेडी हो चुका है, देनदार ऑलरेडी हो चुका है। बैंक, बैंक से जुड़ा हुआ कोई पॉइंट आएगा, इसलिए बैंक को हम क्या कर देंगे, सिर्फ कॉपी कर देंगे। यानी 2 ही बचा है, एक जमीन मकान और एक बैंक। तो चल के फटाफट जमीन मकान और बैंक लिख लेते हैं। ये रहा हमारा आर्थिक चिट्ठा, संपत्ति पक्ष। और उसमें लिख लेते हैं जमीन मकान। ठीक है, जमीन मकान कितना है, 2,90,000 रुपए। ठीक है, और उसके बाद है बैंक। बैंक हमारा कितना है, तो बैंक है हमारा 22,000 रुपए। क्लियर है, हमने क्या किया, बस हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। क्लियर है, हमने क्या किया, कॉपी पेस्ट कर लिया। एक बार चलते हैं वापस देख लेते हैं, कोई चीज बचा तो नहीं रह गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या था पहले वो देख लो। देनदार, स्टॉक, ट्रेडमार्क, जमीन मकान, बैंक। देनदार, स्टॉक, ट्रेडमार्क, जमीन मकान, बैंक। तो देनदार ये रहा। ठीक है, स्टॉक, ट्रेडमार्क, जमीन मकान, बैंक, हो चुका है सब कुछ। क्लियर है। अब देखो समायोजन सारा हमारा खत्म हो गया, और हमारा ये जो आर्थिक चिट्ठा था वो भी सारा हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब अगला काम होगा हमारा एक एक करके खाता बंद करना, क्योंकि ये वाला पॉइंट भी तो सॉल्व करना बाकी है ना। और ये पॉइंट हम कभी सॉल्व करेंगे, जब हम खाते के करके बंद करेंगे तब। ओके, तो अब इसको देखो, यहाँ पे टोटल इसका करोगे। टोटल कैसे करोगे वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो, इसका टोटल करने का मैंने तरीका आपको क्या बताया था, कि सबसे पहले क्या करो, दोनों साइड का देख लो भाई, किस साइड ज्यादा है। 10 10 20 3 23, और इधर 2 ही है। इसका मतलब टोटल इस साइड का ज्यादा है। इसको क्या करो, दोनों साइड लिख दो। भाई ये 23,000 है, तो डिफरेंस किस तरफ आएगा, डेफिनेटली इधर आएगा। तो ये आ गया इस साइड डिफरेंस, इसको इधर आएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, हानि। और ट्रांसफर कहाँ करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे पूंजी खाते। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पूंजी खाते। नाम क्या लिखोगे, दीप, ज्योति और गीता। क्लियर, नाम क्या लिखोगे, दीप, ज्योति और गीता। कौन से अनुपात में, पुराने। पुराने अनुपात कितना है, 2:3:2।
यानी टोटल कितना होगा आपका 7। तो फिर से वही करो, 21,000 भागे 7 यानी 3, तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 और फिर 3 दूना 6। इस तरह से हमने बंटवारा कर दिया। ये बंटवारा जैसे ही होता है, अब इसकी दूसरी एंट्री कर दो, तो क्रॉस एंट्री, ये इधर से क्रॉस एंट्री उठा के इस साइड जाएगा, यानी पूंजी के उधार पक्ष में। यहां पर क्या लिखोगे, पुनः मूल्यांकन, और ब्रैकेट में थोड़ा दर्शाना चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो हानि। ये थोड़ा क्या इंप्रेशन बढ़ता है और कुछ नहीं, इससे सामने वाले को लगेगा हाँ भाई तुमको बहुत आता है, तुमने बहुत पढ़ा था। क्लियर है। और ये हानि कितना आया है, हानि आया है 8,000, 3 2 5 2 6 गलत आया है, 8,000 9 2 6,000, 8,000 नहीं 6,000 है भाई। ठीक है, तो ये 6,000, 9,000 और 6,000। क्लियर है। ये रहा हमारा पूंजी खाता भी कंप्लीट। अब आ गया हमारा ये वाला पॉइंट, पूंजी खाता मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता, सॉरी बंद हो गया। अब हमारा ये वाला पॉइंट आया। अब सवाल में इसमें क्या बोला था, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। सवाल में ये बोला था कि इसके लिए अंतर की रकम, अब जो डिफरेंस आएगा, मतलब ये हमने जो शेष लिखा था, इसके चक्कर में जो डिफरेंस आएगा उसको कहाँ लेके जाना है, चालू खाते में लेके जाना है। तो चलो अब मैं बताता हूं कैसे करोगे। सबसे पहले लाइनें खींच लो, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1,00,000 है और यहाँ पे 8,000 है, यानी 1,08,000 होगा। लेकिन यहाँ पे देखो 15,000, 4,000, 6,000, 1,75,000, मतलब डेफिनेटली टोटल इस साइड का ज्यादा है। तो जिस साइड का टोटल ज्यादा है पहले उधर का ही पूरा लिख लो। तो 15,000, 4,000, 6,000, 1,75,000, यानी टोटल कितना होगा, 2,00,000 रुपए। ये 2,00,000 इधर आएगा और 2,00,000 इधर भी आ जाएगा। ये पहला काम। तो डिफरेंस किस तरफ आएगा, सीधी सी बात है, डिफरेंस इस तरफ आ जाएगा। तो डिफरेंस कितना आएगा वो देख लो। तो अगर इसका डिफरेंस निकालने जाओगे तो 2,00,000 है और इधर है 1,08,000। तो 1,08,000 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 92,000। कितना आ जाएगा, 92,000 रुपीज। क्लियर है। अब इसी तरह से अब गीता का भी निकालो। तो गीता का भी करोगे तो 1,08,000 ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे करोगे तो 1,75,000 तक पहुंच जा रहा है, सेम टू सेम। ठीक है, ये 15 4 6, ये पूरा का पूरा सेम अमाउंट है, मतलब इसका भी कितना हो जाएगा, 2,00,000 ही होगा। तो यहाँ पे भी लिख दो 2,00,000, और यहाँ पे डिफरेंस भी कितना आ जाएगा, 92,000 ही आ जाएगा। क्लियर है, इतना हो गया। अब तीसरे का बचा कौन, ज्योति। तो ज्योति तो भाई छोड़ के जा रही है, तो उसको थोड़ा साइड में करते हैं, पहले ये इन दोनों को निपटा देते हैं। अब ये जो डिफरेंस आया है, क्या बोला है वो पढ़ लेते हैं। अंतर की रकम हमें कहाँ लेकर जाना है, चालू खाते। मतलब ये जो डिफरेंस आया है ना, बस हमें यहाँ पे क्या लिख देना है, चालू खाते। क्या लिख देना है, डिफरेंस चालू खाते। मतलब ये हुआ कि ये जो अंतर की रकम है हम उसको कहाँ लेकर जा रहे हैं, चालू खाते में लेकर जा रहे हैं। कहाँ लेकर जा रहे हैं हम, चालू खाते में। क्लियर है। अब यहाँ पे सुनो, ये उधार साइड में है, तो डिफरेंस किधर जाएगा, चालू खाते के जमा साइड में जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पूंजी खाते। कहाँ से उठा के ला रहे हो, पूंजी खाते से। तो पूंजी खाते रकम कितना है, 92,000 रुपए डैश 92,000 रुपए। क्लियर है। अब इसमें भी क्लोज करोगे तो कुछ बचेगा नहीं, इधर डायरेक्टली डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंस लिख दो। यहाँ पे 92,000 का डिफरेंस आएगा और यहाँ पे भी डायरेक्टली 92,000 का डिफरेंस आएगा। क्लियर है। कितना आएगा, 92, 92 दोनों का क्लियरली हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए। क्या आएगा, शेष आगे ले गए 92,000 और 92,000। याद होगा मैंने कहा था कि पूंजी और चालू खाता का जब भी डिफरेंस लेके जाओगे, जो अंतर होता है शेष, वो अगले खाते में लेके जाओगे। तो इधर से कॉपी ऐसे करना और इधर से कॉपी ऐसे करना। मतलब इधर वाला जो है वो पूंजी दायित्व में और इधर वाला जो है वो संपत्ति लेना में। तो ये कौन सा साइड वाला जाएगा, संपत्ति लेना में। और नाम क्या है, दीप और गीता। तो यहाँ पे लिखेंगे चालू खाता। क्या लिखेंगे, चालू खाता। और लिखेंगे नाम दीप और गीता, 92,000, और यहाँ पे अभी लिखेंगे 92,000। और इस तरह से हो जाएगा 1,84,000, यानी 1,84,000 रुपए आ जाएगा। 2 2 4 और 9 दूनी 18। क्लियर है, इतना समझ में आया। तो ये था दीप और गीता का पूरा पूरा का सॉल्यूशन। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, अगर तुम चाहो तो ये खाता नहीं बनाओगे इसमें तो भी चलेगा, डायरेक्टली तुम चालू खाता का अंतर आठवें छठे में लिख सकते हो। पर ये बनाने से फायदा ये हुआ कि तुम्हें समझ में आ गया अच्छे से भाई यहाँ पे ही मैंने क्यों लिखा, ये जो चालू खाता का अंतर है वो संपत्ति लेना में ही क्यों आया। बात समझ में आया, क्लियर है। अब चलते हैं आगे। अब अगला है ज्योति का
खाता बंद करने का। तो इधर देखो तो साफ साफ डिफरेंस इसी साइड, मतलब जो टोटल है वो इस साइड का ज्यादा दिख रहा है, तो इस साइड का टोटल कर लेते हैं कितना आएगा। तो टोटल करोगे तो 1,50,000, 15,000, 15,000 प्लस 12,000, यानी 1,92,000 रुपए। हम क्या करते हैं, दोनों साइड लिख देते हैं 1,92,000, 1,92,000। अब इधर डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, तो 6 और 9 15, यानी -6,000 और -9,000, तो डिफरेंस आया आपका 1,77,000 रुपए। कितना आया, 1,77,000 रुपए। अब करोगे क्या, ये तो छोड़कर चली गई है ज्योति, इसने तो रुकने के लिए बोला नहीं, छोड़ के चली गई है। और जब जो इंसान छोड़कर चला गया हो उसके पैसे को हम क्या करते हैं, लोन के तौर पे रख लेते हैं। अगर हम सवाल में बोला होता तो हम पैसा चुका देते, अदरवाइज हम किस तौर पे रख देंगे, लोन के तौर पे। क्लियर है, 1,77,000 रुपए लोन। तो ये कहा जाएगा आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, हम क्या लिखेंगे, लोन, लोन। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ज्योति। कितना हो गया, 1,77,000 रुपए। समझ में आया, क्लियर है। तो इस तरह से अब हमारा आर्थिक चिट्ठा कंप्लीट, अरे आर्थिक चिट्ठा बोला सॉरी, हमारा पुनः मूल्यांकन कंप्लीट हो गया, हमारा पूंजी खाता कंप्लीट हो गया, और साथ ही साथ हमने अपना चालू खाता भी कंप्लीट कर दिया। अब अगला है हमारा आर्थिक चिट्ठा। तो आर्थिक चिट्ठा में हमें करना क्या है, बस दोनों का क्या करना है, टोटल करना है। तो चलो और देख लो टोटल कैसे करना है। आर्थिक चिट्ठे का संपत्ति पक्ष का दिया, ये पहले संपत्ति का ही कर लो। 36,000, 40,000, 50,000, 2,90,000, 22,000 और 1,84,000। तो टोटल करोगे तो ये आपका आएगा 6,22,000 रुपए। कितना आएगा, 6,22,000 रुपए। अब इसी तरह से आर्थिक चिट्ठे के पूंजी दायित्व पक्ष का टोटल करो, तो ये है 3.5 लाख, फिर 35,000 रुपए, फिर 60,000 रुपए, फिर 1,77,000 रुपए। यानी इसका भी जो टोटल है वो आ जाएगा 6,22,000। और इस टोटल के साथ ही हमारा जो सवाल है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बात समझ में आया, ठीक है, क्लियर है इतना। तो उम्मीद करता हूँ कि सवाल सारा समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी पॉइंट में प्रॉब्लम रहती है तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में बोल सकते हो, जहां भी आपको कंफर्टेबल हो, जहां से आप मेरे कांटेक्ट में हो वहां से मुझसे सवाल पूछ सकते हो। और मैं हर, जितना भी मैंने सवाल कहा था आपको स्टार्टिंग में कि 7 से 8 सवाल मैं आपको बताऊंगा, तो मैं वही करने वाला हूँ। 7 से 8 क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन, जैसे ये था उसी तरह से मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। क्लियर है, हर पॉइंट को एक्सप्लेनेशन के साथ, हर पॉइंट के सॉल्यूशन के साथ। फिर भी कोई समस्या रहती तो मुझे बोलना, तो इसके बाद कोई समस्या नहीं रही, ये मेरी गारंटी है। अगर आप सिंसियरली मेरे से, मेरे स्टूडेंट बनकर रहोगे, स्टूडेंट का मतलब क्या, मेरे स्टूडेंट बनकर रहो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, मतलब सिंसियरली मुझसे पढ़ लो बस, ठीक है। सिंसियरली अगर पढ़ लोगे तो अगर कोई भी डाउट रह जाता तो तुम बोलना मुझे, ठीक है। इतना मुझे अपने पे भी भरोसा है और मुझे स्टूडेंट्स पे भी भरोसा, अगर वो करेंगे तो कभी नहीं ऐसा होगा कुछ भी, ठीक है। तो आपको अगर ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करनी है तो आपको सिंसियरली थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आ गया है, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, मतलब क्लास को पसंद करने के लिए लाइक करो, ठीक है, ताकि और भी स्टूडेंट्स तक पहुंचे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिनको इसकी जरूरत है उनको डेफिनेटली दो, और जो अभी 12th में उनको भी शेयर करो, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो हमारी कम्युनिटी है वो बढ़े। कम्युनिटी बढ़ेगी तो और भी बच्चों को पता चलेगा, इससे और भी लोगों को बेनिफिट होगा, ठीक है। आपको भी फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा, और बच्चों को, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, जो दूसरे फ्रेंड्स हैं आपके, उनको भी फायदा होगा, ठीक है। तो हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।